प्रेशर डबल करने से वॉल्यूम को हाफ होना चाहिए और टेम्परेचर को डबल करने से वॉल्यूम डबल होना चाहिए। दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए तो बात जो है वो बन गई। अच्छा, जो लोगों को ये नहीं पता लग रहा कि ये क्या कह रहे हैं हम, उनके लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। जैसे मैं ये सवाल सॉल्व कर रहा हूँ, आइंदा से आपने इस तरह के सवालों को ऐसे ही सॉल्व करना है और वो सबसे अच्छा रास्ता होगा। क्या किया आपने? आपने जो 1 वाले हैं ना, उन्हें कह दिया पी वी टी। ठीक है जनाब, या P1 ही कह दें, कोई मसला नहीं, V1 T1। अब जो P2 है वो क्या है, डबल किया है प्रेशर को, तो डबल किया है तो 2P1 हो गया, P1 से डबल हो गया। सही है जनाब। और V2 जो है वो मुझे निकालना है और T2 कितना है, वो डबल हो गया 2T1। ठीक है जनाब। तो अगर ये 2 2 से कट जाए, P1 P1 से कट जाए, T1 T1 से कट जाए, तो V1 इज इक्वल टू V2 आ जाता है। ये है तरीका इस तरह के सवालों को हल करने का, कि जब वो कहता है कि प्रेशर इतना बढ़ा दिया, टेम्परेचर इतना कम कर दिया, तो आपने जो P2 और T2 है उसकी वैल्यू इक्वेशन में लगानी होती है और जो आंसर आता है वो आपका आंसर हो जाता है। ये तरीका याद रखिएगा। चलिए हम तो अपना सफर जारी रखते हैं और एक कांस्टेंट की बात करेंगे, जो कि कांस्टेंट है जनरल गैस इक्वेशन का कांस्टेंट आर। आर की 2-3 वैल्यूज हमें याद रखनी है। 0.0821 डेसीमीटर क्यूब एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। एक और वैल्यू है 8.314 न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन। एक और वैल्यू है 8.314 जाउल पर मोल पर केल्विन। और एक और वैल्यू है 1.987 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन। 2 साल से हम ये सवाल पूछ रहे हैं अपने जो पेपर्स हैं उनके अंदर, और आखिरकार जो एग्जामिनर है उसने भी इस साल ये सवाल जो है पेपर में डाल दिया और बड़ा ही अथेंटिक क्वेश्चन हमने पूछा था। और क्वेश्चन की बेस क्या थी? क्वेश्चन की बेस थी यूनिट्स, और यूनिट्स हैं यहाँ पर ये न्यूटन मीटर, जिन्हें एनर्जी के यूनिट्स, वर्क के यूनिट्स कहते हैं, जाउल जिसे एनर्जी या वर्क कहते हैं, कैलोरीज एनर्जी या वर्क कहते हैं, और सेम डेसीमीटर क्यूब एटमॉस्फेयर को भी जो है वो एनर्जी या वर्क कहते हैं। तो यहाँ इस इक्वेशन का मतलब क्या है, आर की वैल्यू का मतलब क्या है? आर की वैल्यू का मतलब यह है कि अगर आप किसी गैस के 1 मोल का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाना चाहते हैं, तो आप उसे 8.314 न्यूटन मीटर या 8.314 जाउल एनर्जी दे दें। अगर किसी गैस के 1 मोल का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाना है तो वो कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब करेगी, ऐसा सवाल आ गया। और उसका आंसर है 8.314 जाउल में, 8.314 न्यूटन मीटर में, 1.987 कैलोरीज में और 0.0821 डेसीमीटर क्यूब एटमॉस्फेयर में एनर्जी चाहिए होगी 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए। ये सवाल एक्सक्लूसिवली स्टार्स ने सबसे पहले यूज किया था और हमने ही बनाया था, क्योंकि स्टार्स के पेपर बनाने की जिम्मेदारी मेरे हिस्से में आई हुई है। तो ये सवाल एक्सक्लूसिवली आपको हमारे ही प्लेटफॉर्म से मिला था और माशाल्लाह फिर बाद में 2022 के पेपर में भी मिल गया। चलिए जी आगे चल पड़ते हैं। अगली बात अब जो आ रही है वो है कि जनरल गैस इक्वेशन से कौन कौन से लॉज बनते हैं। पहला लॉ मैं आपके सामने रख रहा हूं। अगर हम इसी इक्वेशन को देखें तो इस इक्वेशन से लॉ बनता है कि पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कब? जब आप n और t को कांस्टेंट कर देंगे। कैसे? ये मैंने बना लिया, यहाँ पर pv के साथ n को कांस्टेंट कर दें, r वैसे ही कांस्टेंट है, t कांस्टेंट हो गया, तो फिर सारी चीजें कांस्टेंट होगी तो pv कांस्टेंट हो जाएगा। इस लॉ का नाम क्या है? बॉयल्स लॉ है जी, और इसकी दूसरी फॉर्म है V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी इफ नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। ये इसकी आ गई जी दूसरी फॉर्म। अब मैं बना रहा हूं इसके ग्राफ्स, और ग्राफ से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला ग्राफ आपके सामने प्रेशर ऑन एक्स एक्सिस और वॉल्यूम जो है वो हमने रख दिया है। वाई एक्सिस पर ग्राफ कैसा आ रहा है? इस ग्राफ की शक्ल जो है वो है ये। ग्राफ की शक्ल है ये। एक और ग्राफ बना दिया 2, एक और ग्राफ बना दिया 3, एक और ग्राफ बना दिया 4। अच्छा, इन ग्राफ का नाम क्या है? ऑप्शन दे देगा, आइसोथर्म है, आइसोबार है, आइसोकोर है। क्या है ये? तो आप कहेंगे कि ये आइसोथर्म है।
इसका नाम क्या है? इसका नाम है आइसोथर्म। इन्हें कहते हैं आइसोथर्म। आइसोथर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि एक ग्राफ इनमें से एक टाइम में एक टेम्परेचर पे बना हुआ है। अगर ये टेम्परेचर है T1 पर तो ये T2 पर होगा, ये T3 पर होगा और ये T4 पर होगा। सवाल ये पूछ लेगा कि कौन सा ग्राफ हाईएस्ट टेम्परेचर पर है, तो आप क्या कहेंगे? T1 क्यों कह दिया आपने जी? क्यों कह दिया? ऐसा इसलिए कहा इन्होंने कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ता है। जब वॉल्यूम बढ़ता है तो ग्राफ मूव्स अवे फ्रॉम बोथ दी एक्सिस। तो टेम्परेचर ज्यादा पर ग्राफ परे जाएगा, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर पर वॉल्यूम ज्यादा, और वॉल्यूम ज्यादा कब होगा? जब ग्राफ मूव्स अवे फ्रॉम बोथ दी एक्सिस। बिल्कुल सही कहा, T1 सबसे ज्यादा टेम्परेचर है। लेकिन अगर यहाँ पर बात हो नंबर ऑफ मोल्स की, N1 N2 N3 N4, तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स कहाँ होंगे? कहाँ जी? 4 में होंगे, वो कहते हैं। क्यों 4 में होंगे? अगेन वही रीजन कि भाई जब नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होते हैं तो वॉल्यूम ज्यादा होगा। वॉल्यूम कब ज्यादा होता है? जब ग्राफ मूव्स अवे फ्रॉम बोथ दी एक्सिस। बिल्कुल सही, T1 हाईएस्ट टेम्परेचर है और N4 जो है वो हाईएस्ट वॉल्यूम है। बिल्कुल सही, दुरुस्त फरमाया आपने। हम चल पड़ते हैं नेक्स्ट ग्राफ की तरफ, और अब की बारी जो नेक्स्ट ग्राफ है वो हम बना रहे हैं। रीजन बड़ी सादा है जी, और वो सादा रीजन ये है कि टेम्परेचर ज्यादा होने से भी वॉल्यूम ज्यादा होता है, और नंबर ऑफ मोल ज्यादा होने से भी वॉल्यूम ज्यादा होता है, और जितना वॉल्यूम ज्यादा होगा उतना ग्राफ बेस लाइन से दूर होगा। समझ गए जी बात? नहीं बनी बात? जी बिल्कुल, ये लिखा हुआ है, ये देखें। नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। हाँ जी, क्यों दूर बनेगा मैं साबित कर देता हूँ। कोई ऐसा बिल्कुल रट्टा लगाने वाली जरूरत नहीं है। ये देखें, आप कोई एक पॉइंट ले लें, सही है जी। आप कहें कि मैं ना इस प्रेशर पे, पहले तो ग्राफ थोड़े पूरे कर लूं मैं, क्योंकि ग्राफ थोड़े छोटे बने हैं। ये लेके जी, ये ग्राफ आ गए, ठीक है। अब आप कहते हैं कि भाई मैं ना साबित करना चाह रहा हूं कि T1 ज्यादा टेम्परेचर है, उस पर वॉल्यूम ज्यादा होगा। आप एक पॉइंट प्रेशर एक्सिस पर चुन लें। ये पॉइंट मैंने प्रेशर एक्सिस पर चुन लिया और इसे सारे ग्राफ से मिला दें। सारे ग्राफ से मिला दिया। प्रेशर सेम है, आप सेम प्रेशर पर वॉल्यूम देख रहे हैं। आपको क्या पता लगा कि T4 पर वॉल्यूम ये था, T3 पर वॉल्यूम ये है, T2 पर वॉल्यूम ये है, T1 पर वॉल्यूम ये है। तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम कहाँ है? T1 पर। तो वॉल्यूम ज्यादा होगा कब? जब टेम्परेचर ज्यादा होगा। इसलिए T1 हाईएस्ट टेम्परेचर है और N4 हाईएस्ट नंबर ऑफ मोल्स है। अब बात बन गई जी। बोलो भाई। चलो आगे चल पड़ते हैं। अब आ गया प्रेशर और इनवर्स ऑफ वॉल्यूम में रिलेशनशिप। प्रेशर और इनवर्स ऑफ वॉल्यूम में बिल्कुल सीधा सीधा डायरेक्ट रिलेशनशिप है, यानी कि ग्राफ आता है ऐसे। क्यों ऐसे आ रहा है? क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता है, इनवर्स ऑफ वॉल्यूम ज्यादा होता है। सही है जी, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होगा, लेकिन उसका जो इनवर्स है, उसका जो उलट है, वो ज्यादा होगा। अब ये ग्राफ तो आ गया, और ये ग्राफ कुछ और आ गए बिल्कुल वैसे ही। ये लें जी, ये लें जी, 4 ग्राफ आ गए। फिर से वही बातें शुरू हो गई। सही जनाब, वो T1 वाली, T2 वाली, T3 वाली, T4 वाली हाईएस्ट टेम्परेचर कौन सा है, क्या कहेंगे? T1 और T4 दो में एतराज आता है लोगों का। हल क्या है? हल ये है कि आप एक पॉइंट लें प्रेशर एक्सिस पर, उसे सब टेम्परेचर से मिला दें, सब पर इनवर्स ऑफ वॉल्यूम
नोट कर लें, ये आ गए जी इनवर्स ऑफ वॉल्यूम। आपने देखा कि सबसे कम इनवर्स ऑफ वॉल्यूम कहाँ है? T1। इनवर्स ऑफ वॉल्यूम कम होगा तो वॉल्यूम को क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये हाईएस्ट टेम्परेचर है। नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से बताएं, N1, N2, N3, N4 क्या सही है? स्मॉल ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मोल्स कौन से हैं? उन्होंने कहा N1। क्यों कहा? क्योंकि वहां पर भी इनवर्स ऑफ वॉल्यूम सबसे कम है, और जब इनवर्स ऑफ वॉल्यूम कम होता है तो फिर वॉल्यूम क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। अभी तक की बातें सही चल रही हैं, मुश्किलात तो नहीं आ गई जिंदगी में? चले माशाल्लाह, ये तो जबरदस्त हो गई। ये जान के अच्छा लगा कि अभी तक मुश्किलात नहीं आई। आगे चलते हैं जी। प्रेशर एक्स एक्सिस पर है पीवी। पीवी ना वर्क को कहते हैं भाई, ये वर्क को कहते हैं। वाई एक्सिस पर है, और पीवी क्योंकि कांस्टेंट है तो ग्राफ आएगा ऐसे। ठीक है जनाब, ये ग्राफ आता है हर आइडियल गैस के लिए। आइडियल गैस के लिए ये ग्राफ, जिसे मैंने N1 और T1 पर बनाया था, अगर मैं इसे N2 पर और T2 पर बनाता हूँ तो क्या ख्याल है यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स मैंने ज्यादा किए हैं या कम किए हैं? क्योंकि वॉल्यूम कम हुआ है, और वॉल्यूम कम हुआ है तो प्रोडक्ट कम हुआ है। बिल्कुल सही। टेम्परेचर ज्यादा किया है कि कम किया है? कम किया। सही हो गया जी, अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन गई आपकी, बिल्कुल सही बातें आपने की। अब देखिए, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी था, पीवी ओवर एनआरटी कर दें तो आंसर क्या बन जाता है? 1 बन जाता है। इस इक्वेशन की बात हो रही है। इस 1 को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पीवी ओवर एनआरटी इज इक्वल टू 1 हमेशा होगा फॉर आइडियल गैसेस। फॉर आइडियल गैसेस ये हमेशा 1 होगा, लेकिन फॉर नॉन आइडियल गैसेस ये जो है वो 1 नहीं होगा। 1 से ज्यादा हो जाएगा या 1 से कम हो जाएगा। ये पीएमसी 2021 सैंपल टेस्ट के अंदर ये इन्फॉर्मेशन पूछी गई थी जनरल गैस इक्वेशन से कि पीवी ओवर एनआरटी को क्या कहते हैं, तो हमने कहा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। इसकी वैल्यू आइडियल गैस के लिए 1 और नॉन आइडियल गैस के लिए 1 नहीं होती। बॉयल लॉ मुकम्मल करने के बाद हम चल पड़े हैं आगे, और दूसरा लॉ देख रहे हैं जो कि है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। जब आप नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर को कांस्टेंट करते हैं, इस लॉ का नाम क्या है जी? चार्ल्स लॉ। V ओवर T इज इक्वल टू कांस्टेंट, दूसरी फॉर्म आ गई। V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2, तीसरी फॉर्म आ गई। और अब मैं साथ ही आपका जो है वो इंफॉर्मेशन का दायरा कार बढ़ाते हुए एक क्वांटिटेटिव डेफिनेशन भी मेंशन कर रहा हूं, और वो डेफिनेशन ये है कि वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस, volume of a given mass of a gas increases or decreases by 1 over 273 of its original volume at 0 degree centigrade for every 1 degree centigrade rise or fall in temperature। ये है quantitative definition of Charles law, जिसका मतलब ये है, इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये है कि अगर एक गैस का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम था 546 सेंटीमीटर क्यूब, तो आप उसे टी डिग्री सेंटीग्रेड 0 से डिवाइड कर दें, 273 केल्विन से डिवाइड कर दें, 273 से डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया? 2 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। दोबारा से देख लीजिए, बहुत पेचीदा मसले का बहुत आसान हल बता रहा हूँ। क्वांटिटेटिव डेफिनेशन कहना क्या चाहती है मैं आपको समझा रहा हूँ, एक बहुत ही स्पेशल फॉर्मूला से, जो अगेन स्पेशली डिजाइन किया गया स्टार्स R&D की तरफ से। माशाल्लाह, क्या बात है जी। तो V नॉट ओवर T नॉट याद रख लीजिए। अगर आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम दिया गया हो, आपने उसे किससे डिवाइड करना है? 273 से। जो आंसर आएगा वो होगा दी वॉल्यूम इंक्रीज और डिग्रीज पर डिग्री सेंटीग्रेड।
1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाया जाए इस गैस का, तो इसका वॉल्यूम 2 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ जाएगा। 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम किया जाए, तो वॉल्यूम भी 2 सेंटीमीटर क्यूब कम हो जाएगा। आपसे अगर मैं ऐसे सवाल पूछूं कि एक गैस का ओरिजिनल वॉल्यूम था 546 सेंटीमीटर क्यूब, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, आप मुझे बता दें कि जब टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, तो उसका वॉल्यूम वीटी जो है वो क्या होगा? आप इस फार्मूले पे नहीं जाएँगे, इसके लिए कैलकुलेटर चाहिए। आप इस फार्मूले पे जाएँगे और आप कहेंगे कि जनाब वॉल्यूम निकालने के लिए मैंने देखा अभी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड को जो भी वॉल्यूम है उसे 273 से डिवाइड किया, तो 2 सेंटीमीटर क्यूब इंक्रीज़ आ गया 1 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए। 1 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए कितना इंक्रीज़ 2 सेंटीमीटर क्यूब? मुझे 10 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए पूछा गया है, तो कितना इंक्रीज आ जाएगा 20 सेंटीमीटर क्यूब। पहले कितना वॉल्यूम था 546, इंक्रीज कितना हुआ 20, नया कितना हो गया 566 सेंटीमीटर क्यूब न्यू वॉल्यूम हो जाएगा। बात फॉलो कीजिए आपने। क्या कह रहे हैं? हमें इंफॉर्मेशन दी गई थी कि a gas has volume of 546 centimeter cube at 0 degree centigrade. What will be its volume at 10 डिग्री सेंटीग्रेड? चार ऑप्शन दिए गए थे। एक ऑप्शन था जी 546 ही वॉल्यूम आ जाएगा, एक ऑप्शन था 556 वॉल्यूम आ जाएगा, एक था 566 वॉल्यूम आ जाएगा, एक था 576 वॉल्यूम आ जाएगा। हमें इस तरह सवाल एक पूछा गया था और मैंने कहा कि जब भी इस तरह का सवाल पूछा जाएगा तो आपने फॉर्मूला क्या रखना है, वी नॉट ओवर टी नॉट। वी नॉट क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम। टी नॉट क्या है? 273। ये हमेशा 273 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो 2 सेंटीमीटर क्यूब पर डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज या डिक्रीज आएगा। जब भी आप वॉल्यूम 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे तो 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम बढ़ेगा, और अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम करेंगे तो 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम कम हो जाएगा। मैंने कहा जी 1 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए 2 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ते हैं, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए 20 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ेंगे। पहले वॉल्यूम था 546, तो अब वॉल्यूम हो जाएगा 566 और आंसर होना चाहिए चार्ली। बात समझ आ गई जी? चलें, बेहतर हो गया फिर तो। ग्राफ भी है चार्ल्स लॉ का, और वो ग्राफ कुछ ऐसे है। टेम्परेचर है एक्स एक्सिस पर और वॉल्यूम है वाई एक्सिस पर। जब टेम्परेचर और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है, टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम कम होता है। और अगर टेम्परेचर कहीं ज़ीरो हो गया, तो वॉल्यूम को भी ज़ीरो हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता? इसके रीज़न मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहला रीज़न जो इसका है, वो ये है कि एक ख़ास पॉइंट पर, इस पॉइंट पर गैसेज़ जो हैं लिक्विफाई हो जाती हैं, लिक्विफेक्शन हो जाती है एक खास पॉइंट पर। अच्छा, जब गैसें लिक्विफाई हो गई तो उन पर गैस लॉ ओबे नहीं होते, इसलिए फिर यहाँ पर आकर गैसेस जो हैं वो चार्ल्स लॉ को ओबे नहीं करती। लेकिन अगर हम फिर भी ग्राफ को आगे लेकर आएं, तो ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस से आकर मिल जाता है एक खास टेम्परेचर पर, और उस टेम्परेचर की वैल्यू हमें नजर आती है -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर हम उसे कहते हैं जीरो केल्विन, या फिर हम उसे कहते हैं ऑल इंपॉर्टेंट एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो पर क्या क्या चीजें होती हैं, ये पेपर में पूछ सकता है, तो आप कहेंगे एब्सोल्यूट जीरो पर ये चार चीजें होती हैं। एब्सोल्यूट जीरो पर वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, एब्सोल्यूट जीरो पर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, एब्सोल्यूट जीरो पर मॉलिक्यूल की मोशन जो है वो सीज हो जाएगी, और एब्सोल्यूट जीरो पर मैटर जो है
डिसअपियर हो जाएगा। इन 4 के अलावा बाकी बातें नहीं होती कोई भी। तो आपको अगर पूछ ले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैपन एट एब्सोल्यूट ज़ीरो, तो या तो वॉल्यूम ज़ीरो का ऑप्शन सही होगा, या काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो का ऑप्शन सही होगा, या मॉलिक्यूलर मोशन सीज होने का ऑप्शन सही होगा, या मैटर डिसअपियर होने का ऑप्शन सही होगा। ये हैं बातें जी चार्ल्स लॉ की क्वांटिटेटिव डेफिनिशन के हवाले से। आपको फर्दर मैं बताता चलूं कि आप एक सीधा सा क्वेश्चन जो है आप गलत ना कर दें कहीं, पूछ लेता हूं कि अगर 80 केल्विन पर गैस का वॉल्यूम है 20 डेसीमीटर क्यूब, तो 160 केल्विन पर गैस का वॉल्यूम क्या होगा? क्या आंसर लगाएंगे आप? ऑप्शन देने की जरूरत तो नहीं है मुझे लगता है। 20, 40, 60, 80 चार ऑप्शन कर दें तो क्या आंसर होगा? क्या 20 होगा, 40 होगा, 60 होगा, 80 होगा? 40 क्यों कह दिया आपने 40? क्योंकि टेम्परेचर डबल हुआ है। अगर टेम्परेचर डबल होगा तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ये किसने कहा हमें? क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ ने कहा। लेकिन याद रहे कि यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, यानी कि केल्विन स्केल का टेम्परेचर है। आंसर अभी तक आपका बिल्कुल सही है। एक सवाल और पूछ लेता हूं, बिल्कुल मोहर लग जाएगी कि हमें चार्ल्स लॉ पता है। और चार्ल्स लॉ अगर ऐसे कह दे कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम जो है वो 20 डेसीमीटर क्यूब था, तो 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वॉल्यूम है वो हो जाएगा क्या? और ऑप्शन दे दे ऐसे। ये ऑप्शन आ गए। ऑप्शन क्या दिए उसने? उसने कहा ये हो जाएगा 40 डेसीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा 80 डेसीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा ग्रेटर देन 20 डेसीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा लेस देन 20 डेसीमीटर क्यूब। तो अब आपका आंसर क्या होगा? क्या कहेंगे? 40 ही कहेंगे? वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। दोबारा बताइए। चार्ली, वो कहते हैं जी ग्रेटर देन 20 होगा। क्यों इन्होंने ऐसा कहा? इसलिए कहा कि वॉल्यूम और टेम्परेचर केल्विन स्केल का आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर केल्विन स्केल में टेम्परेचर डबल होता है तो वॉल्यूम भी डबल हो जाता है। लेकिन डिग्री सेंटीग्रेड में अगर टेम्परेचर डबल होता है तो वो असल में टेम्परेचर डबल नहीं हुआ। असल में 80 डिग्री सेंटीग्रेड जो होते हैं उन्हें अगर आप देखें तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड ना वो बनता है केल्विन स्केल में 353 केल्विन, और 160 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये बनता है 433 केल्विन। तो आप देख सकते हैं कि केल्विन स्केल का टेम्परेचर डबल नहीं हुआ। जब तक केल्विन स्केल का टेम्परेचर डबल नहीं होगा वॉल्यूम ने डबल नहीं होना। वॉल्यूम बढ़ेगा जरूर क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा है, वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन वॉल्यूम बढ़कर डबल नहीं होगा। डबल उसी वक्त होता है जब केल्विन स्केल में वैल्यू डबल होती है। जब यहाँ पे केल्विन स्केल में वैल्यू डबल होगी तो जो वॉल्यूम है वो डबल हो जाएगा। आखिरी 3 मिनट रह गए हैं। एवोगैड्रोस लॉ आपके सामने मुख्तसरन बता रहा हूं क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा इसे। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। अगर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे वॉल्यूम ज्यादा होगा, नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे वॉल्यूम कम होगा। लेकिन अगर आपके पास 1 मोल है किसी चीज का तो उसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और उसका वॉल्यूम हमेशा फिक्स है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। याद रहे कि अगर आपके पास 1 डेसीमीटर क्यूब होगा किसी चीज का तो उसके पास Na ओवर 22.4 डेसीमीटर क्यूब जो है वो पार्टिकल्स होंगे। 22.4 पार्टिकल्स होंगे और ये पार्टिकल्स कितने आते हैं?
ये आते हैं 2.68 10 रेज़ टू पावर 22 मॉलिक्यूल्स। याद रहे 2 बातें सिर्फ़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट मैंने बता दी कि अगर 1 मोल है तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और उनका वॉल्यूम 22.4 है हर गैस का, और अगर आपके पास 1 डेसीमीटर क्यूब है तो उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2.68 10 रेज़ टू पावर 22 हैं। चाहे आपके पास हाइड्रोजन का 1 मोल हो, हीलियम का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का या किसी और गैस का, जब भी उसका 1 मोल होगा तो उसका वॉल्यूम जो है वो 22.4 डेसीमीटर क्यूब ही होगा, और अगर उसके 1 डेसीमीटर क्यूब होंगे तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमेशा सेम रहेंगे। ये सब बातें थी जी गैसेस के हवाले से। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आगे चलेंगे जो कि लिक्विड्स है। सवाल पूछ लें जो टाइम बच गया है उसमें कोई भी। यहाँ पे जी पीवी कांस्टेंट है, कहीं लिखा था हमने भी थोड़ी देर पहले, पीवी इज़ इक्वल टू कांस्टेंट कहाँ लिखा था? पीवी इज़ इक्वल टू कांस्टेंट ये रहा, पीवी इज़ इक्वल टू कांस्टेंट, ये बॉयल लॉ है। बॉयल लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप प्रेशर बढ़ाएँगे, वॉल्यूम कम हो जाएगा, आंसर कांस्टेंट रहेगा। आप देख रहे हैं प्रेशर बढ़ता जा रहा है, वॉल्यूम कम होता रहता है लेकिन आंसर सेम रहता है, इसलिए ये कांस्टेंट लाइन आ रही है जी। ओके हो गई बात। टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाएँगे तो अगर ऑफिशियल इनिशियल वॉल्यूम 546 था, तो उसमें 2 सेंटीमीटर क्यूब का इंक्रीज़ आएगा जी, ये कहा मैंने। अच्छा ये वाला पॉइंट कह रही हैं? हाँ जी, इसमें मैंने कहा कि अगर आप 1 मोल का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। ये R की वैल्यू है, R की टाइम खत्म हो रहा है जी, तो मैं जल्दी से बता दूँ कि 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए इतनी एनर्जी देनी पड़ती है। ये मैथमेटिकली R की वैल्यू है। ठीक है जी बात? जी, अस्सलाम वालेकुम।